This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। और इसमें जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पोल रिजल्ट की। गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। पिछली क्लास में हमने जो है वो आपसे 3 सवाल पूछे थे। उन तीनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है चारू, कनिष्का, प्रियंका, रुचि, प्रीति, काकुल, कैफ, अमन, निदा, रिया, निकिता और सलोनी। ठीक है, तो आज की क्लास में भी उम्मीद करते हैं कि बहुत से बच्चे अपना जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनको कैसे हम, उनका जो युग्म होता है, ठीक है, उसमें दो समीकरण होंगे, मतलब a1x b1y c1 बराबर है 0 और a2x जमा b2x जमा c2 बराबर है 0। ये दो समीकरण होते थे। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि जो आपकी ग्राफ की रेखाएं होती हैं दो समीकरणों की, चाहे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और अगला था हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। ये दो समीकरण जब भी आप क्या करोगे, किसी एक ग्राफ के ऊपर, किसी एक ग्राफ पेपर के ऊपर इनका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, तीन केसेस निकलते हैं। पहला केस होता है प्रतिच्छेदी रेखा का, दूसरा केस होता है संपाती और तीसरा केस होता है समांतर। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी कब होगा? जब आपका a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं आता है, तब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इसके कितने हल होंगे बताइए? हल कितने होंगे? अद्वितीय। ठीक है, उसको आप अद्वितीय कहते हो, और आप उसको मतलब सिंपल भाषा में कहना हो तो एक ही हल होगा, और उसको हम मैथ में कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, अब क्योंकि इसका हल निकल के आ रहा है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु होगा जो इसका हल होगा, इसका मतलब इसे हम कहेंगे कि ये संगत है। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे संगत, क्योंकि संगत वो समीकरण युग्म होते हैं भाई जिनका हल निकल के आ जाए। ठीक है, फिर चाहे वो एक हल निकले चाहे हजारों हल निकले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है हल से। हल यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यही बिंदु इसका हल होगा, तो हम कहेंगे ये संगत युग्म है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए समीकरण के बारे में। पहली चीज, आपको रेशो निकालना आना चाहिए, अनुपात निकालना आना चाहिए। अनुपात निकाल के आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि रेखाएं कैसी होंगी। रेखाओं का पता लग गया तो आपको हल निकालना आना चाहिए कि हल कैसा होगा, और फिर जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर हल निकल रहा है तो संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम संपाती की। तो संपाती कब होता है बताओ? तीनों अनुपात में ऐसा क्या होगा कि रेखाएं संपाती आएंगी? जैसे केस नंबर 1 ये है ना, इसका केस बताओ क्या होगा, किसी को भी याद हो अगर? मैम सब इक्वल होंगे। ठीक है, सारे बराबर होंगे, मतलब कि a1 बटा a2 जो है वो बराबर होगा b1 बटा b2 के, और वो बराबर होगा c1 बटा c2 के। तो रेखाएं संपाती होंगी। अगर रेखाएं संपाती हैं तो हल कितने होंगे? अनेक। अनेक, इनफाइनाइट। ठीक है, जिसको हम कहें तो हम कह सकते हैं हमारे पास अपरिमित हल होंगे। अब अगर हल अपरिमित है मतलब निकल रहे हैं ना, अब एक हल निकले चाहे हजारों हल निकले, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हल निकलने चाहिए। तो अगर हल निकल रहे हैं तो हम कहेंगे ये जो केस है बच्चों, ये भी संगत युग्म का ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाओं के लिए जो केस है वो कहता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो रेखाएं हो जाएंगी समांतर। रेखाएं समांतर हैं तो हल कैसे होंगे? कोई हल नहीं। कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, और अगर कोई हल ही नहीं निकल रहा तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये असंगत युग्म है। कैसा है? असंगत है, कोई भी हल इसका नहीं होगा। तो ये हमारे लिए हो गया असंगत। तो ये सारी चीजें हैं जो पिछली दो क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी हमने इसका फटाफट से जो है वो रिवीजन कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बस सीखा कि ग्राफ कैसा बनेगा, उसको कैसे निकालना है। आज हम ग्राफ अच्छे से प्रॉपर बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, फिर से वही सवाल जो हमने पिछले क्लास में किया था, लेकिन उसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया था, बस ऊपर ऊपर से देखा था, अब इसको सॉल्व करेंगे।
तो आपको ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, इनके हल निकाल करके इनका ग्राफ बनाओ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला समीकरण है x जमा 3y बराबर है 6। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूं तो मुझे बताओ y कितना आएगा। कॉपी निकालो सभी भैया, उसको सॉल्व करना शुरू करो। x जमा 3y बराबर है 6। x की जगह पे 0 रखो तो y कितना आएगा। सॉल्व कीजिए फटाफट से। लिखा किसी ने चैट में? ठीक है मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है, ओके रुचि बिल्कुल करेक्ट है। y आ जाएगा 2। x की जगह पे 0 मतलब यहाँ पे 0 लिखा। 3y का 3y, गुड इवनिंग बराबर में 6 है ना। x तो 0 हो चुका है, y की वैल्यू निकालनी है। y को अकेला छोड़ो, 6 वहां पर, y 3 के साथ गुणा कर रहा है, 3y के साथ गुणा कर रहा है। 3 को उधर भेजोगे तो ये वहां जाके भाग करेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y जो है वो 2 आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आएगा भाई तो पूछ लेना, ठीक है। वहीं अगर मैं x की जगह पे 1 लिखूं तो y कितना आएगा। y बराबर है 6 माइनस 1, ठीक है। और यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा 5/3। ठीक है, पर हमें ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए। तो फिर मतलब देखो बटे में वैल्यू आ रही है ना, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बटे में वैल्यू नहीं चाहिए तो इसको आप स्किप कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है हमें ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, x की जगह पे 2 लेकर के देखो कितना आ रहा है। मैंने x की वैल्यू 1 को क्यों यहाँ से हटा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू बटे में आ रही थी। मुझे ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जो बटे में आए, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अपनी मर्जी है भाई, जो मर्जी ले लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको जो पॉइंट लेना है आप ले लो, ठीक है। x की जगह पे 2 लेंगे तो y कितना आ रहा है चेक करो। तो y आ जाएगा 6 माइनस 2/3। 6 में से 2 गए तो 4 आता है। अब फिर से हमारी वैल्यू आ रही है 4/3, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा नहीं, इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर हम x की जगह पे 3 रखें तो 6 माइनस 3/3, 6 में से 3 गए 3, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। x की जगह पे जब हमने क्या किया, जब हमने x की जगह पे 3 रखा तो y जो है वो 1 आ गया। देखो जब मैंने x की जगह पे 1 रखा था और x की जगह पे 2 रखा था तो y की वैल्यू बटे में आ रही थी, तो मैंने स्किप कर दिया। पर जब मैंने x की जगह पे 3 रखा तो देखो y कितना आ जाएगा। तो y बराबर है 6 माइनस 3/3। 6 में से 3 गए तो भी 3 आता है, बटे में तो 3 ही है, तो 3 कम 3, 1 आ गया। अब अगर मैं x की जगह पे 4 रखूं तो क्या होगा, 6 माइनस 4 तो 2/3 आएगा। 5 रखूं तो 1/3 आएगा। 6 रखूं तो 6 माइनस 6 0, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 6,0। तो अभी के लिए हमारे पास इतने ही पॉइंट काफी हैं, ज्यादा पॉइंट हम नहीं लेंगे। अब नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक और तरीका आपको बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले तो y आपने निकालना है, तो y को ऐसे कैसा रखो, ये हो जाएगा 12 माइनस 2/3, ठीक है। y की वैल्यू ये आ गई 12 माइनस 2x/3। अब क्या करना है, अब आपको बार बार इक्वेशन में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें ही जो x की वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं तो y कितना आएगा बताओ। इसमें अब आपने वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपने मान भरना है। तो अगर हम इसको 0 लें तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 4। किसी को भी अगर नहीं समझ आया कि वैल्यू कैसे आ रही है तो भाई पूछ लेना, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 रखूं मतलब कि x की जगह पे अब मैंने 1 रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 1, 2 एकम 2, 12 में से 2 गए 10, 10/3 आ गया। नहीं चाहिए, बटे वाला तो चाहिए ही नहीं। तो इसकी जगह पे 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8, 8/3 आ जाएगा। वो भी नहीं चाहिए, बटे वाली चीजें नहीं चाहिए। 3 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6 ही बचता है, और ये आ जाएगा 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आ गया 2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रखूं 4, तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 गए फिर से 4, तो ये भी नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 भी नहीं रख सकते, 4 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो 5 एकम 5, एक मिनट, यहाँ पे हमने 3 रखा था ना, तो 2 आया था।
5 रखूं तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2, 2/3 नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तो 6 दूनी 12 और ये 0। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, वैल्यूज निकाल ली है। अभी जिस जिसको वैल्यू बिल्कुल अच्छे से निकालनी आ चुकी है वो वाई टाइप करेंगे, जिसको डाउट है तो वही पूछ लो। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्यों हम सिलेक्टिव वैल्यूज को लेते हैं, क्यों मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 2 को नहीं लिया। उससे मेरा ग्राफ नहीं बनेगा, मैं अगर लूं भी ना तो भी मेरा ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा, मुझे बहुत सोच सोच के ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं सही बनेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से क्या किया, उन्हीं उन्हीं वैल्यूज को लिया जो बिल्कुल पूर्णांकों में आ रही थी, है ना, बिल्कुल बटे में नहीं आ रही थी, दशमलव में नहीं आ रही थी, सिंपल वैल्यूज आ रही थी, उन्हीं को हमने लिया। तो अब इन पॉइंट्स को याद रखते हैं और आगे जो है वो ग्राफ बनाते हैं। पहला है 0, 2, 3, 1, 6, 0। जो पहला इक्वेशन है उसके जो पॉइंट है 0, 2, 3, 1, 6, 0, और जो हमारा दूसरा है उसके पॉइंट है 0, 4, 3, 2, 6, 0। 0, 4, 3, 2, 6, 0। ठीक है, तो अभी जब मैंने इसके सॉल्यूशन निकाले तो मुझे दिख ही गया है कि इनके बीच में कॉमन चीज आ रही है 6 और 0, 6 और 0। और अगर हम इसको चेक करें, अगर हम इसमें अपना A1 B1 C1 वाला फॉर्मूला भी लगा के देखें तो A1/A2 जो है वो आ रहा है 1/2 और B1/B2 जो है वो आ रहा है 3/-3। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये 1/2 है, ये बराबर नहीं है। तो इट मींस A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी बनता है। सभी को ये चीज क्लियर है? अभी हमने फिर से रिवीजन भी किया, तो जब मैंने चेक किया तो भी मुझे उत्तर मिला कि प्रतिच्छेदी है, और जब मैंने इसके पॉइंट्स निकाल के देखे तब भी मुझे क्या हुआ, तो एक पॉइंट इनमें कॉमन मिल गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। 0,2 मतलब जो पहली चीज लिखी जाती है वो x की होती है, दूसरी चीज लिखी जाती है वो y की होती है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो जब आपका x 0 है और y 2 है तो हमें अपना पॉइंट जो है वो यहां पर मिलेगा। तो ये मुझे पॉइंट मिला यहां पर एक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 0,2। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 3,1 मतलब x का 3 और y का 1, तो वो मुझे मिला यहां पर इस पॉइंट पर। ठीक है, ये है 3,1 और अगला जो मुझे पॉइंट मिला वो मिला 6,0 मतलब x का 6 और y का 0, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पर x के 6 पर, क्योंकि x का 6 है, y का तो 0 है ना, तो यहाँ पे मिला। तो अब इसको जोड़ते हैं। लंबा तो होगा नहीं, ठीक है, ऐसे इसको जोड़ने की कोशिश अगर हम करें तो जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी टेढ़ी सी हो गई, ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये आ गई एक रेखा। और दूसरी की बात करें तो 0,4। ठीक है, इसको भी ऊपर कर देती हूँ मैं। 0,4 मतलब कि x का 0 और y का 4, तो हमें यहां मिलेगा 3,2। 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, वो हमें यहाँ मिलेगा। 6,0, 6 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो वो हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको लेना चाहूं तो भी हमारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में प्रतिच्छेद कर जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो भी स्ट्रेट ही लाइन आएगी और इसको जोड़ोगे तो बिल्कुल।
तो बस ये हमने यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो बना लिया है। ठीक है, तो अगर आप देखो रेखाएं जो है वो जहां मर्जी से आए, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा जो ये पॉइंट है किस पे ये मिल रही है, तो ये हमारे इस पॉइंट पे आके टकरा रही है, जो पॉइंट है 6,0, जो मुझे देखने पे भी मिल गया था। जब मैंने देखा इस ग्राफ को तब भी मुझे मिल गया था कि इसी पॉइंट पे टकराएंगी, लेकिन अगर मान लो ये पॉइंट नहीं भी निकला होता तब भी ये टकरा जाती। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। किसी को अभी भी अगर इसके ग्राफ में कोई भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। समझ आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो पूछेंगे। ठीक है, एक बार और कहाँ से समझना है वो भी बताना पड़ेगा आप, क्योंकि पिछली क्लास में भी किया था ना, तो किस पॉइंट से समझ नहीं आया? बताओ। ग्राफ बनाना नहीं आया या फिर लाइन से? कौन सी लाइन, मतलब लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो? अच्छा, तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आप कह रहे हैं कि लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं वो। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि क्या आपको पॉइंट्स देखने आते हैं, पॉइंट्स ढूंढने आते हैं? ठीक है, तब तो फिर लाइन आ जाएगी ना। देखो आराम से, बिल्कुल। हमने कहा कि x कॉमा वाई हमें मिल चुका है 0,2, तो x अगर 0 है और y अगर 2 है, तो ये जो पॉइंट है इसको ढूंढो, ये कहाँ मिलेगा? तो ये पॉइंट हमें मिलेगा y अक्ष पर, क्योंकि x तो 0 है। x अगर 0 है और y अगर 2 है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ मैंने डॉट लगा दिया और ये पॉइंट क्या कहला जाएगा? 0,2। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ढूंढना है 3,1, तो मतलब कि x का 3 और y का 1, तो x का 3 यहाँ पर है, y का 1 यहाँ पर है। यहाँ से ऊपर की तरफ को जाओगे तो 3, यहाँ से आगे की तरफ को आओगे तो 1। जहां पे ये मिल गए वहां पे बिंदु मिल गया, जहां पे आपस में टकरा गए वहां पे हमें पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मिल गया हमें, ये है 3,1। अगला पॉइंट हमने ढूंढना है वो है 6,0, तो x का 6, y का 0। अगर y 0 है तो y एक्सिस से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा, x के 6 पर ही हमें हमारा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने जोड़ना था, तो अगर हम इसको जोड़े, अभी चलो विदाउट स्केल अगर मैं इसको जोड़ू तो भी क्या होगा? बिल्कुल एक सीधी से रेखा आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? अभी इसमें कोई डाउट? पहले समीकरण का हमने वो ग्राफ बनाया, अब हम दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरे के बिंदु देखो यहाँ पर है, दूसरे के बिंदु हमने निकाले थे, ये हमने पीछे निकाले, देखो ये हमने ऐसे निकाले थे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो 0,4 है, मतलब कि x हो गया 0, y का 4। ठीक है, हाँ, तो अभी इसको पूरा कर ही लेते हैं। y का 4 मतलब यहाँ पर, फिर है 3,2, तो x का 3 यहाँ, y का 2 यहाँ, तो ये अगला पॉइंट। फिर है 6,0, तो मतलब इसी के ऊपर आएगा। फिर यहाँ से अगर हम एक लाइन लगाएं तो वो भी लगभग लगभग कुछ ऐसी सीधी सी ही जाएगी। ठीक है, और ये क्या करेगी? तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर जाएगी। अब अगर इसने यहाँ पे प्रतिच्छेद कर लिया है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद हुआ है, जिस बिंदु पे आकर के ये दोनों रेखाएं टकराई हैं, वही हमारे ग्राफ का हल है, हमारे समीकरणों का सोल्यूशन है, हल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। पहला समीकरण हमारा था x जमा 3y बराबर है 6। 6,0 पे आपस में आकर के टकराए हैं, तो इट मींस कि जब आप 6,0, देखो 6 हमें पता है x की वैल्यू है और 0 हमें पता है y की वैल्यू है, तो रखो जरा। x की जगह पे 6 रख दिया, y की जगह पे 0 रखना है तो रख लेते हैं, 3 गुणा में 0, और 6 तो 6 ही है ना। अब 6 यहाँ पे ऐसे कैसा रहेगा, और 3 में से 0 को गुणा करो तो 0 आ गया, उस तरफ भी 6 था, तो क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इससे हमें ये पता लग गया कि हमारा जो 6,0 है वो इस समीकरण का हल है। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरे वाले समीकरण के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर है 12। x की जगह पे लिखना है 6, y की जगह पे लिखना है 0, तो 2 ऐसे का ऐसा, 2 की जगह पे 6, माइनस का निशान, 3 गुणा y मतलब 0 तो 0, 12 ऐसे कैसा लिखा था तो हम भी ऐसे कैसा लिखेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 3 0 से 0 होता है, 12 आगे लिखा था तो वैसे के वैसे उतारो, 12 में से 0 गए 12 बराबर है 12। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों दोनों ही केसेस में किसके बराबर आ गई है? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 6,0 इस दोनों समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, तो ये होता है हल, और ये खुद आएगा कब? जब आप ग्राफ बनाओगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाते बनाते हल कौन होता है वो भी हमें पता लग ही जाता है।
तो बस ये था इसमें, पूरा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया है ग्राफ वाला, कि कैसे कैसे करते हैं, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर पता कैसे लगाते हैं, इतना कुछ हमने सीख लिया है। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी ग्राफ को अच्छे से सीखेंगे। तो जिसने अभी तक नहीं सीखा भाई फिर से सीख लो, फिर हम आगे क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। तो ये वही था, यहाँ पे इनका जो है वो -4 आ रहा था। अच्छा, 0 रखने पे -4 आ रहा था क्या? हमारा तो पॉजिटिव आया, क्यों? आपने भी नहीं बताया। पर रेखा फिर भी सीधी आई है, तो अभी इसको उतना मैटर हम नहीं करेंगे, गलत आता तो हम इसको ठीक कर लेते, ठीक है। जब पॉइंट निकाला तो ध्यान से निकालना भाई, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, चेक कर लेते हैं तो सच में था कि नहीं। 0 हो जाएगा, हाँ, तो -3y आ जाएगा, और -4 आना चाहिए था भाई, पर फिर भी खुशकिस्मती है कि हमारा आंसर ठीक ही आया, तो अभी इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल है, इसको पहले देखते हैं कि यहाँ पे है x + y बराबर है 4, x + y बराबर है 2। इसमें भी हमने क्या करना है, ग्राफ की मदद से पता करना है कि इसके हल कैसे होंगे और कौन कौन होंगे। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि जो हमें पता है एक तरीका चेक करने का, रेशो वाला तरीका, उससे पता करते हैं कि कैसे इसके सोल्यूशन होंगे। तो a1/a2 निकालें अगर, तो वो आएगा 1/1, और b1/b2 निकालें अगर, तो वो भी आएगा 1/1, और अगर हम निकालें C1/C2 तो वो आ रहा है 4/2, मतलब कि 2। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी? ये दोनों बराबर है पर ये इसके बराबर नहीं है, तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। संपाती, समांतर। समांतर। संपाती नहीं होगी ना, समांतर होगी। देखो संपाती कब होती है, जब तीनों बराबर होते हैं। तीनों बराबर होते हैं तो मतलब तीनों में इतनी गहरी दोस्ती कि पीठ पे चढ़ के जा रहे हैं, तब संपाती होता था। लेकिन तीनों बराबर नहीं है, तो इसलिए हमने कहा पहले 2 बराबर, आखिरी वाला बराबर नहीं निकला, तो इसलिए जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, फटाफट से इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अगर x की जगह पे 0 रखें तो y कितना आएगा? 0 रखा तो y आ गया 4। पहले y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने x की जगह पे कुछ ना कुछ भरना है, तो पहले y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू होगी 4 - x। अब x की वैल्यू भरते जाओ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। जब x 0 था y 4 था, जब x 1 है तो y 3 है, जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा, और जब x 3 होगा तो y कितना होगा बताओ? 1। 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1। ये हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स आ गए। अब बात करते हैं अगले वाले की। तो x जब 0 होगा तो 2 में तो y कितना होगा? 2 में से 0 गए 2। x जब 1 होगा तो 2 कितना होगा? 1। और x जब 2 होगा तो y कितना होगा? 0। और x जब 3 होगा तो y कितना होगा? 1 -1। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आगे लिखते हैं अभी, फिर देखते हैं कि सच में ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है समांतर की, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। पहला है 0 4 1 3 2 2 3 1। 0 4 1 3 2 2 3 1। ठीक है, आप चाहो तो अपनी कॉपी पे भी ग्राफ बना सकते हो अच्छे से, ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं तो 0, ये हमारा ठीक है, 3 1, हाँ ये हमारा ठीक है। पॉइंट्स आगे वाले के पॉइंट्स देखें तो 0 2 1 1, पहला है 0 2, दूसरा है 1 1, फिर 2 लेंगे तो 0 आएगा, और 3 लेंगे तो -1 आएगा। चलो देखते हैं अभी पॉइंट्स ढूंढते हैं फटाफट से। 0,4, x का 0 y का 4 मिल गया, यहाँ पर है। 1 और 3, x का 1 y का 3 मिल गया, यहाँ पर है। 2 और 2, x का 2 y का 2 मिल गया, यहाँ पर है। 3 और 1, तो x का 3 और y का 1 यहाँ पर है। इन सभी बिंदुओं को जब मिलाओगे, पहले लिख लेते हैं इनके नाम। 0 4 1 3। जब आप ग्राफ बनाओगे ना एग्जाम में,
तो भाई नाम जरूर लिखना अपने अपने पॉइंट्स के, ठीक है, जिस भी पॉइंट्स को लिख रहे हो उसके नाम जरूर लिखना, नाम लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, नाम नहीं लिखोगे तो थोड़े से नंबर कट भी सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं, तो ये आ गई स्ट्रेट लाइन, जो कि थोड़ी सी अभी स्ट्रेट नहीं है, अभी स्ट्रेट, तो लाइन ही सीधी नहीं बनती, चलो अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये पहले समीकरण की रेखा। अब देखो, अगर आपको इसको और अच्छे से लिखना है ना एग्जाम में, तो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे समीकरण का आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि देखो ये वाली जो रेखा मैंने ऐसे इसके बिंदु लिख दिए, बिंदु लिखने के बाद यहाँ पे जगह नहीं बची, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो समीकरण है वो कौन सा है, वो है x + y बराबर है 4, कि ये उसकी रेखा है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो और अच्छा, और जो है वो टीचर को पता लगेगा कि क्या बच्चे ने लिखा है, क्या क्या सोच के लिखा है। तो ये, और अगले इसके बिंदु ढूंढते हैं, तो अगले बिंदु, और ये देखो खुद ही जाकर के आगे 0, 4 पे जाके आगे ये पहुंच गया, ठीक है। देखो मैंने बिंदु नहीं निकाला, मैंने सिर्फ 3 तक बिंदु निकाले, 3,1 तक, लेकिन ये रेखा खुद क्या कर रही है, 0,4 पर आगे जाके टकरा रही है, जबकि ये पॉइंट मैंने निकाला ही नहीं था। पीछे देखो भाई, मैंने निकाला क्या पॉइंट, नहीं निकाला, पर ये रेखा खुद ही वहां जाके टकरा गई, वहां जाके पहुंच गई। तो इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा पे आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, हल है। और जो हल होता है वो रेखा पे आता ही आता है, हम उसको अपनी मर्जी से ना उसको ला सकते ना उसको हटा सकते, ठीक है। अगली वाली रेखा के पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,2, मतलब कि y का 2, 1,1 मतलब कि x का 1 y का 1, दूसरा है 2,0 मतलब x का 0 y का, x का 2 y का 0, फिर है 3,-1, तो x का 3 और y का -1 जो कहाँ आएगा बताओ, ऊपर की नीचे, x का 3 और y का -1 कहाँ, जैसे ऊपर, हाँ ऊपर कहाँ, किस पर, 3 पे, और कोई बताना चाहे। 1 पे आएगा, 1 पे आएगा। देखो x का 3 है, y का -1 है, ये है आपकी y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस, नीचे आएगा फिर तो। नीचे आएगा, y का -1 है ना, तो 2x का और -1 y का, तो यहाँ पर वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉइंट, आएगा ना, सॉरी 3 हाँ 3 और 2 1, तो मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट आया इधर ऐसे। अब इसको भी मिलाना है, तो इसको मिलाते हैं ब्लैक से और देखते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल सीधी रेखा लेकर के आएगा, और इन रेखाओं को आप जितना मर्जी जो है वो इधर उधर आगे बढ़ाएं पीछे बढ़ाएं, जहां मर्जी बढ़ाएं, ये कभी भी एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं मिलेंगी, ये हमेशा ही समांतर रहेंगी, ठीक है, हमेशा ही कैसे रहेंगी, समांतर रहेंगी। अच्छा, पॉइंट्स के नाम नहीं लिखे, उनको लिख लेते हैं फटाफट से। तो ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास x का 0 y का 2, ये है हमारे पास x का 1 y का 1, ये है हमारे पास x का 2 और y का 0, और ये है हमारे पास x का 3 और y का -1, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ग्राफ बनते हैं, बिल्कुल हमने इसको डिटेल में सब कुछ सीख लिया है, ग्राफ को बनाना, पॉइंट्स को निकालना। तो ये हमारे पास आ गए इसके पॉइंट्स, और ये रेखाएं कैसी हैं, तो ये रेखाएं समांतर हैं। हमने इसको रेशो निकाल के A1 B1 C1 निकाल के भी चेक किया, तो भी समांतर आ रही थी, ग्राफ बना के देखा तो भी समांतर ही आई, ठीक है। चलो, तो इसमें किसी को डाउट तो पूछो, नहीं है तो फटाफट से y टाइप करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। नो डाउट मैम। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास समांतर रेखाएं आ रही थी, और क्योंकि ये समांतर है तो इसका मतलब इनका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी जो इनका हल है वो नहीं होगा, और जब इनका हल ही नहीं है तो इनको हम असंगत कहेंगे। समांतर रेखाओं का हल नहीं होता तो उसको हम कहते हैं असंगत। चलो, फिर है अगला, इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि 2 की प्रैक्टिस कर ली है, तो इसको नहीं भी बनाए तो कुछ नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसके जब इन्होंने पॉइंट्स निकाले तो x प्लस y बराबर है 4, इसके पॉइंट्स आए 0,4, मतलब x का 0 y का 4, पहला पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट इसका देखें तो इसका दूसरा पॉइंट आया 4,0, ठीक है, पहला आया 0,4 और दूसरा आया 4,0 पहले समीकरण का। दूसरे की बात करें तो दूसरे समीकरण का भी ऐसा ही आया 0,4 और 4,0। तो यहाँ पे हमने जब पहले का ग्राफ बनाया, पहले समीकरण का ग्राफ बनाया, तो वो भी इस पॉइंट से
ठीक है, वो भी क्या करेगा 0,4 से 4,0 तक जाएगा, उसकी रेखा जो है वो ऐसी जाएगी बिल्कुल। और अगर हम दूसरी रेखा की बात करें, दूसरे समीकरण की बात करें, तो उसके पास भी सेम ही पॉइंट है ना, उसके पास भी एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तो वो भी क्या करेगी, इसी के ऊपर जो है वो ऐसे चलती चली जाएगी। और यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, वो समपाती हैं, मतलब एक के ऊपर आ रही है, एक के ऊपर एक चढ़ रही है। कब ऐसा होता है, जब आपकी जो रेखाएं होती हैं, समीकरण होते हैं, उनके जो बिंदु होते हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम निकल के आते हैं, तो हम कहते हैं रेखाएं संपाती होती हैं। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो हल कैसे होंगे, यहाँ पे जो है वो अनेक हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। और जब इनके बहुत सारे हल हैं, अपरिमित हल है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये संगत है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने बनाया नहीं क्योंकि हमने ग्राफ बनाना सीख ही लिया है, तो इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, चाहे तो इस इक्वेशन का इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। x प्लस वाई बराबर है 4 और 2x जमा 2y बराबर है 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे इसको ग्राफ बनाने की खुद से ट्राई करना, तो आप देखोगे। इसके अलावा और कोई पॉइंट ले लेना, यहाँ पे इन्होंने 0,4 लिया है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, ठीक है, तब भी आपका आंसर संपाती ही आएगा। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अभी आने वाला है क्वेश्चन पोल में। तो फिर से सुन लो भाई, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा और आप कहोगे कि वो संगत है। कैसे पता करना है, तो बस a1 बटा a2 निकाल लेना। अगर वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे प्रतिच्छेदी है, ठीक है। और दूसरा केस होता है समांतर का, कि a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर तो आ गए, लेकिन किसके बराबर नहीं आए, बताओ। a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर तो आ गया, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। और अगर उसके आगे हम बढ़े, तीसरा केस क्या कहता है, अगर तीनों बराबर आ जाए, a1 बटा a2 जो है वो बराबर आ गया b1 बटा b2 के, और अगर वो बराबर आ गया c1 बटा c2 के, तो हम कहेंगे तब रेखा कैसी होगी, संपाती होगी। तो अगर आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका आप ग्राफ बना के करना चाहो तो भी कर सकते हो, बिना ग्राफ बनाए ऐसे जो है वो केसेस लेके पता लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, असंगत युग्म होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित हल निकलेंगे, संगत होंगे, और अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी तब भी जो है वो संगत होगा, ठीक है। हाँ, किसी ने कुछ कहा अभी, बताओ। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन ये है, बिल्कुल ध्यान से इसको करना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे समीकरण लिख लेती हूँ, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण है 2x जमा 2y बराबर है 8, और दूसरा समीकरण है x जमा 2y बराबर है 4। आपसे बस एक सवाल पूछा गया है कि ये संगत है या असंगत है, तो इसके रेशो निकालो भाई, a1 b1 a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 निकाल करके चेक करो। जो भी केसेस आ रहा हो, रेखाएं कैसी आएंगी, प्रतिच्छेदी आएंगी, समांतर आएंगी, संपाती आएंगी, किसी तरह की तो आएंगी, उन रेखाओं से पता करो हल कैसे होंगे। अगर हल निकल रहे होंगे तो संगत, और अगर हल नहीं निकल रहे होंगे तो असंगत। बिल्कुल सिंपल है, सभी इसको शुरू कर दो सॉल्व करना, और जिसका भी हो जाएगा वो अपना आंसर पोल में दे देना। तो पोल आप सभी के लिए ओपन हो चुका है, आप सभी जाकर के अपना आंसर वहां दे सकते हो, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। पोल रिजल्ट में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से इसको सॉल्व करो। सभी कोशिश कर लो, सभी कोशिश कर लो, बहुत आसान सवाल है, बस इतना बताना है कि ये संगत होगा या असंगत होगा। सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे। 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं।
21 में से 12 बच्चों ने आंसर, हाँ बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे भी, बिल्कुल सॉल्व करके बाद ही आंसर देना है। संजीव कुछ कह रहे हो आप? ओके ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से कीजिए इनको। सोचो कि एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अवंती का क्वेश्चन सोच के मत करो। सोचो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। बिल्कुल हमने सीखा हुआ है, पिछली 2 क्लासेस से यही हम सीख रहे हैं कि भाई कब संगत बोलते हैं, कब असंगत बोलते हैं। तीसरी क्लास आज भी हमने यही सीखा, फिर भी इतने सारे बच्चों का गलत क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। पहले मुझे बता दो कोई है क्या जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया और जिसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? कोई नहीं है, तो चलो फिर करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखो तो 10 बच्चों ने कहा संगत, 10 बच्चों ने कहा असंगत। अब यहाँ पे ऐसा है कि 10 बच्चे सही हैं और 10 बच्चे हैं गलत। तो देखते हैं क्या होगा इसका। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे। पिछली 2 क्लासेस से हम कर रहे थे, फिर भी क्यों गलत हो रहा है पूछ लिया करो ना। नहीं समझ आता तो एक बार बोल दिया करो कि दोबारा बता दो, पर गलत मत किया करो भाई। 10th में हो गए अब आप, 10th के बच्चों को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती है। A1/A2 निकालना था, फिर B1/B2 निकालना था, और फिर C1/C2 निकालना था। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल था। A1/A2 निकाला तो आएगा 2/1, B1/B2 निकाला तो आएगा 2/2, और जब C1/C2 निकाला तो आएगा 8/4। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो A1/A2 आया 2, ठीक है आया 2, और B1/B2 कितना आया बताओ? 1/1। 1/1, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और C1/C2 कितना आया बताओ? 2। लेकिन C1/C2 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपके A1/A2 ही B1/B2 के बराबर नहीं आता है। तो जब हमने देखा जो हमारा A1/A2 था वो 2 के बराबर है, B1/B2 1 के बराबर है, तो ये तो खुद आपस में बराबर ही नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होते हैं तो कौन सा वाला केस होता है और कौन सी वाली रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं एक संगत। संगत वाला। इतना आसान था भाई, इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अब रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं, पीछे हमने सीखा था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर होती हैं तो हल कितने होते हैं? एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है ना भाई, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है वो इसका हल होता है। अब हल यहाँ पे निकल रहा है, एक निकले चाहे अनेक निकले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हल बस निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हल निकल गया, एक हल यहाँ पे निकल गया, तो हम कहेंगे इसका एक हल निकल के आ रहा है। तो इसीलिए ये जो समीकरण युग्म है बच्चों ये संगत है। जिसका हल निकलता है वो संगत होता है, जिसका हल नहीं निकलता वो असंगत होता है। और हल सिर्फ एक ही केस में नहीं निकलता है, जब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं सॉरी समांतर होती है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तब कोई हल नहीं निकलता, लेकिन जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो तो हल निकल जाते हैं। तो फिर से एक बार मैं पीछे रिपीट करवा देती हूँ भाई, जिसको अभी तक समझ नहीं आया। अगर आपका A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो सिर्फ एक हल निकलेगा। हल निकल रहा है ना, एक निकले चाहे 1000 निकले, निकल रहा है, तो हम कहेंगे वो संगत है। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपका A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर है लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है, तब रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल ही नहीं तब आप इसको असंगत कहोगे। फिर बात करते हैं अगले वाले केस की। अगला वाले केस ने कहा कि अगर तीनों ही बराबर हो जाए,
पहले केस में पहले दो बराबर नहीं थे, दूसरे में दो बराबर हो गए पर तीसरा बराबर नहीं आ रहा था, तीसरे केस में तीनों ही बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाती हैं, संपाती हो जाती हैं। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि ए बी सी में इतनी गहरी दोस्ती हो गई, तीनों ही बराबर आ रहे हैं, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे की पीठ पे चढ़ के जा रहे हैं, तो मतलब रेखा संपाती है। और जब रेखा संपाती होती है तो इसके अपरिमित मतलब कि हजारों सैकड़ों हल होते हैं, क्योंकि एक रेखा पे अनगिनत बिंदु होते हैं। ये सारे के सारे बिंदु इनके बीच में कॉमन थे, तभी ये संपाती हुई, और संपाती होती है तो अनेक हल होते हैं। हमें बस हल से मतलब है, हमारे हल निकल रहे हैं ना, एक निकले चाहे अनेक निकले तो वो संगत होगा। तो केस नंबर 1 केस नंबर 3 दोनों संगत है। सिर्फ समांतर जब रेखा होगी तब हल नहीं निकलता। समांतर का चेक कैसे करेंगे, समांतर है कि नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है, पहले दो बराबर तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो रेखा समांतर होगी। समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा, जब हल ही नहीं तो फिर युग्म हमारा असंगत होगा। अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर से पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि पोल में एक और सवाल ऐसा ही आने वाला है संगत असंगत का, तो उम्मीद है कि उसमें अब गलती नहीं होगी। डाउट है किसी का तो पूछिए भाई, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आगे करते हैं एक और सवाल। तो ये हमने कर लिया था, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी आ रही थी, तो हम कहेंगे ये संगत है। चाहे तो ग्राफ देख लो, ग्राफ भी आपको यहाँ पे इन्होंने बना के दिखा दिया। जब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बना तो ये इस बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपको यहाँ पे एक समीकरण युग्म दे रखा है, आपको पूछा गया है कि ग्राफ देखो इसका और बताओ ये संगत है या असंगत है। अब संगत असंगत आपके लिए बहुत आसान है, जिसका हल निकलता है वो संगत, जिसका हल नहीं निकलता वो असंगत। अब रेखाएं भी आपको दे रखी है, आधा काम इन्होंने आपका फिर कर दिया, रेखा भी इस बार दे दी। अब पूछ रहे हैं कि आप बताओ भाई संगत की असंगत। तो जिस जिसको अब समझ आ चुका है जाकर के अपना आंसर आप पूल सेक्शन में दे सकते हो। ध्यान से करना, जल्दी क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे। जल्दी में गलत मत करना। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, जो भी ऑप्शन अभी देख रहे हैं रुक जाओ, गलती से गलत मत करना, अभी स्क्रीन को आने दो। ठीक है, अभी बताना हिमांशी, अभी स्क्रीन आ रही है बेटा? नो मैम, पहले वाली आ रही है जो तो फिर आपको क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी बच्चों को नजर आ रही है स्क्रीन, बताओ? यस मैम। ठीक है, तो हिमांशी एक बार क्लास को फटाफट से लेफ्ट करके ज्वाइन करो, तब तक आपका हम वेट करते हैं। सॉरी, हाँ, तब तक के लिए बाकी बच्चे आंसर करो भाई। शाबाश शाबाश, सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और क्लास में हमारे पास 21 बच्चे थे। हिमांशी ने अभी क्लास को लेफ्ट किया है तो अभी 20 है, तो 20 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हिमांशी के ज्वाइन होने का, फिर आगे बढ़ेंगे। बट अभी वो ज्वाइन ही नहीं हुए। जिन्होंने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो चलो 10 सेकंड का वेट करते हैं, अगर तब तक हिमांशी ज्वाइन करती हैं तो उनका वेट करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनके साथ हम पोल करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इस बार सबने कहा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि असंगत। तो हाँ, इस बार सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है कि समांतर रेखाएं अगर होंगी तो कोई हल नहीं निकलता, इसका जब कोई हल ही नहीं तो इसको हम असंगत कहेंगे।
ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हमने इतने दिनों से बहुत बातें कर ली ग्राफ के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ के बारे में, कैसे बनाते हैं, कैसे पता करते हैं, कितने केसेस होते हैं, उनको बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगेगा कि कैसी रेखा आने वाली है। ग्राफ जब बनाओगे तब तो पता लग ही जाएगा, पर बिना ग्राफ बनाए भी कैसे पता करें कि कौन सी लाइन आने वाली है, वो भी हमने सीख लिया है। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में भेजिए, किसी को अभी भी डाउट है रिकॉर्डिंग वगैरह देख लिया करना। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछेंगे क्या मतलब, हाँ आपसे सवाल पूछा है, देखो वर्गमूल का 3, 2 वर्गमूल 7, 4/13, 1/19, 1.5, 3.2 इस प्रकार के अगर बिंदु आते हैं तो इनको जब हम ग्राफ में बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि देखो जब मैंने पीछे ग्राफ बनाया तो मैंने भी क्या किया, जो बटे वाली चीजें आ रही थी उनको स्किप किया, उनको मैंने नहीं लिया है ना। जब x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो कुछ बटे वाली वैल्यू आ रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं इसको हम नहीं लेंगे, बटे वाली संख्या नहीं लेंगे। तो ऐसे संख्याओं को ग्राफ तो हम नहीं बना सकते इन संख्याओं का, लेकिन अगर समीकरण में ऐसी संख्याएं मान लो आ जाती हैं तो फिर क्या इसको हल करने की कोई और विधि नहीं है। अभी हमने सीखा कि समीकरण को ग्राफ की विधि से कैसे हल करें, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बन पा रहा हो, ग्राफ बनाना मुश्किल हो जा रहा हो, तो क्या किसी और तरीके से हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताओ कि निकाल सकते हैं, हाँ या ना? पता नहीं। अच्छा, एक आंसर आया, पता नहीं। और बताओ, अगर हाँ बोलोगे तो फिर मैं पूछूंगी कैसे निकालते हैं, सोच समझ के बताना। देखो मान लो मैंने आपको बोला x माइनस वाई बराबर है 5 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है 4। मैंने कहा मुझे यहाँ पे इन दोनों की मदद से x और y की वैल्यू निकाल के बता दो। तो एक तरीका तो ये था कि दोनों का ग्राफ बनाओ, ग्राफ से पता लग जाएगा। अगर तो प्रतिच्छेदी आया तो मतलब इसका एक हल होगा, अगर तो ये आया संपाती तो इसके बहुत से हल होंगे, है ना। लेकिन अगर ग्राफ नहीं बन सकता हो तो क्या इन दोनों की मदद से हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते बिना ग्राफ के? कि निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे? पावर रख के। क्या रख के बेटा? मैम पावर रख देंगे यहाँ पे एक्स जगह। पावर? मैम एक्स जगह 1.5 रख देंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी इससे। अच्छा इनको मत देखो, इनको देख के आप कंफ्यूज हो, इनको मत देखो, इनको भूल जाओ, बस समीकरण को। ठीक है, तो आपने कहा कि वैल्यू रख के पता कर सकते हैं कि वाई की वैल्यू कितनी आएगी वगैरह वगैरह वैसा। ठीक है, लेकिन और भी एक तरीका होता है, बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। एक तो आपने कहा कि हाँ वैल्यू रखोगे तो आ जाएगी, लेकिन वैल्यू रखे बिना एग्जैक्ट अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? तो वो हम निकालते हैं बीज गणितीय विधि के द्वारा, मतलब एल्जेब्रिक मेथड्स के द्वारा। ठीक है, और ये इसमें जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। तीसरा मेथड जो था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अभी आपके सिलेबस में 2 ही मेथड है। पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। ये दोनों ही बहुत आसान है भाई हल करने। अगर तीसरा वाला मेथड होता तब तो फिर बहुत मतलब मुश्किल तो नहीं कहते, पर वो बहुत लंबा चौड़ा होता था। उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो आपने कभी कभी यूज किया होगा कहीं। गुणनखंड। कौन सा बेटा? वज्र गुणनखंड। हाँ, वज्र गुणनखंड की वही ना, ऐसे कर, वो आपने पढ़ा है क्या? यस मैम। पर वो सिलेबस में वो नहीं है ना। नो मैम, कट गया। वो अपॉन में जो होता है उसे सॉल्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो उसके लिए होता था, लेकिन मुझे तो सबसे आसान लगता है विलोपन विधि। ये बहुत इजी मुझे लगती है। प्रतिस्थापन भी थोड़ा बहुत अजीब सी खिचड़ी पक जाती है इसमें, पर बहुत अच्छी होती है ये वाली विधि। लेकिन सीखनी दोनों है, क्योंकि क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में आएगा ना तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। क्या पता उसमें लिखा गया हो कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए इन समीकरणों को, तो फिर हमें इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप बारी बारी इनको सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अगर हम क्या करें, एक चर को दूसरे के पदों के रूप में लिख दें तो उससे हमारी मदद हो जाएगी क्या करने के लिए? वैल्यूज निकालने के लिए। किसकी? एक्स और वाई की। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 7x जमा वाई बराबर है 13 है। ठीक है, तो अभी मुझे बस इतना बताओ कि मैं y को कैसे लिख सकती हूँ। मैंने कह रही कि y की वैल्यू बताओ, y को कैसे लिख सकती हूँ वो बताओ। y को यहाँ अकेला छोड़ो। हाँ बताओ बताओ। y को अकेला छोड़ दिया,
माइनस 7x। 7x को उठा के वहां ले गए तो ये आ गया 13 माइनस 7x। तो इसका मतलब y को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 7x के रूप में। और अगर x को लिखना चाहूं तो x को कैसे लिख सकते हैं? x को इस बार अकेला छोड़ना है, ठीक है। तो पहले तो 7x को ऐसे कैसा रखो, पहले y को उधर भेजो तो ये आ जाएगा 13 माइनस वाई। अब x को भी अकेला छोड़ दो तो x कितने के बराबर आ जाएगा? 13 माइनस वाई बटे 7 के बराबर। तो x को लिखा जा सकता है 13 माइनस वाई बटा 7 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, जिस भी समीकरण से आपने इसकी वैल्यूज को निकाला है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, y की जगह पे 13 माइनस 7x लिखा जा सकता है। तो एक और जो आपके पास यहाँ पे समीकरण दिया गया होगा, अब उसमें जो y होगा ना, उसकी जगह पे आप y नहीं ये चीज लिखोगे। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक चर को हटा दिया और उसकी जगह पे इनकी वैल्यू लिख ली जो हमने निकाली थी। अभी तो यहाँ पे एक ही समीकरण है तो समझाना मुश्किल है, आगे बढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2x जमा y बराबर है 7 और 4x माइनस 3y जमा 1 बराबर है 0। दो आपके पास समीकरण थे। अब ये चीज पूरी की पूरी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कहाँ से x की और y की वैल्यू निकालना चाहते हो, पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से। तो कोशिश हम करते हैं कि जो समीकरण थोड़ा छोटा सा होता है उससे x y की वैल्यू निकाली जाए, ठीक है। तो जैसे पहला समीकरण है 2x जमा y बराबर है 7। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो मुझे बताओ y को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 माइनस 2x। ठीक है, 7 माइनस 2x। अब क्या करना है, अब हमने दूसरे समीकरण में, पहले तो दूसरा समीकरण लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा समीकरण लिख लिया, 4x माइनस 3y जमा 1 बराबर है 0। अब इस दूसरे समीकरण का जो y है बच्चों, इस y की जगह पे अब हम y नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, जो हमने y की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे अभी अभी y की वैल्यू को निकाला, इसको हम कहाँ भरेंगे? दूसरे समीकरण में भरेंगे। अब ऐसा मत करना कि आपने पहले समीकरण से y की वैल्यू निकाली और पहले में ही भर दी तो उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा कभी मत करना कि पहले समीकरण को आपने प्रतिस्थापित करके या उसमें से जो है वो y की वैल्यू निकाल करके इसी में वापस से y की जगह पे वैल्यू भर दी तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। पहले वाले से अगर y की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको दूसरे वाले में पुट करो। तो लिखते हैं 4x ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का निशान, 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, 3y के साथ गुणा कर रहा है तो गुणा का निशान लगा दो और ब्रैकेट शुरू कर दो। y की वैल्यू हमने निकाली है 7 माइनस 2x, कहां से? ऊपर वाले समीकरण से। तो y की जगह पे अब यहाँ पर 7 माइनस 2x लिखो, ब्रैकेट बंद, जमा 1 बराबर में 0। अब इसको आप हल करोगे तो आपको यहां से x की वैल्यू जो है वो बिल्कुल आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 4x का 4x माइनस का निशान, 3 जो है इस ब्रैकेट वाली चीज के बाहर लिखा है, मतलब ये इससे गुणा कर रहा होगा। 3 पहले 7 से गुणा करेगा, फिर 3 जो है माइनस के 2x से भी गुणा करेगा, ठीक है। तो ये आ गया 7 3 21, माइनस का निशान, 3 दूनी 6x, जमा का निशान 1 बराबर है 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 4x का 4x माइनस 6x मैंने इसके पास लिख दिया, माइनस 21 ऐसे का ऐसा, जमा का 1 ऐसे का ऐसा, 0 ऐसे का ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया, x वालों को एक तरफ लिखा और संख्याओं को एक तरफ लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से, बेटा माइक ऑफ करो अभी के लिए, 4x में से 6x माइनस करो, कितना आएगा? बताओ, 4x है, ये माइनस का 6x है, इसको हल करोगे क्या आएगा? माइनस का 2x। माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ पे करोगे सॉल्व, माइनस के 21 में 1 जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, 21 में माइनस का 20 और बराबर का 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x को अकेला छोड़ो, तो पहले ऐसे लिखते हैं, 20 उधर जाएगा, जमा का बन जाएगा। अब x को बिल्कुल अकेला छोड़ो तो 20 वहां पहले से बैठा था, माइनस का 2 x के साथ गुणा कर रहा है तो माइनस का 2 वहां जाएगा तो भाग करेगा, 2 एकम 2, 2 10 से 20, लेकिन किसका? तो माइनस का। तो यहां से हमें क्या हो गया, यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई जो कि माइनस का 10 आ गया, ठीक है। x कितना आ गया? x हमारे पास आ गया, हाँ बोलो। मैम उधर साइड लेके गया तो माइनस का चिन्ह नहीं हटेगा? नहीं, माइनस का चिन्ह तब हटता अगर यहाँ पर देखो ऐसा होता, -2 जमा x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 जमा कर रहा था, वहां जाता तो फिर मतलब अपना चिन्ह हटा देता, लेकिन यहाँ पे गुणा कर रहा था, सॉरी हाँ गुणा कर रहा था। तो जब गुणा करता है ना तो साइन हम नहीं
इसको चेंज करते, ठीक है। हाँ, अगर किसी को ऐसे लिखना है, 2 के साथ चिन्ह को नहीं लेके जाना है, तो फिर यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस रखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जब भी संख्या गुणा करती है, ठीक है, इस बात को याद रखना, जब भी संख्या गुणा करती है या भाग करती है तो उसको उसके चिन्ह के साथ उठा करके ही उधर लेके जाना है, ठीक है। गुणा और भाग के केस में ऐसा याद रखना, जमा और माइनस में तो बदल जाता है, ये तो हमें पता है, लेकिन गुणा के केस में माइनस के 2 को उठा के वहां भाग करवाओ। और अगर यहाँ पे ऐसा होता x डिवाइडेड बाय माइनस का 2, तो माइनस के 2 को पूरा उठाते और वहां जाके इसकी गुणा करवा देते, ठीक है। चलो, तो अभी इसको देखते हैं। x की वैल्यू तो आ गई, पर y की वैल्यू भी निकालनी है। अब एक बार आपको x की वैल्यू पता लग गई ना, तो फिर अब आपकी मर्जी है कि आपने किस समीकरण से y की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमने पहले से लिख रखा है y को, कैसे लिख रखा है, y बराबर है 7 माइनस 2x। तो इसका मतलब x की जगह पे -10 लिखो, y मिल जाएगा। तो y बराबर है 7, माइनस का निशान, 2 ऐसे का ऐसा, x है -10, तो x की जगह पे -10 लिख दिया। y ऐसे का ऐसा बराबर में है 7, और गुणा करो तो 10 दूनी 20 और प्लस माइनस प्लस, तो y हमारे पास आ जाएगा 27। देखो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, माइनस का था, ठीक है, प्लस हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अब कैसे पता लगेगा कि भाई वैल्यू सही है कि गलत है? तो फिर से डाल दो अपने समीकरण में। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई तो मतलब ठीक है, अगर नहीं आई तो मतलब गलत है। ऐसे अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हो, तो चेक कर ही लेते हैं। अभी गलत होगा तो अगली क्लास में सीखेंगे, सही होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो 2x है, मतलब 2 की जगह पे 2, x की जगह पे माइनस का 10 जमा 27 था, और यहाँ पर 7 है ना। तो अब इसको हल करते हैं। ये आ गया माइनस का 20 जमा का 27, बराबर में वहां पे 7 था तो 7 ही लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं। माइनस के 20 में जब 27 को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 आ जाएगा। जमा का, क्योंकि 27 बड़ा है, 27 के पास जमा का निशान है, तो यहाँ पे भी जमा का 7 आएगा। बराबर है कि उस पार भी जमा का ही 7 था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसका मतलब जो हमने अपनी वैल्यूज निकाली वो बिल्कुल सही निकाली, ठीक है। तो हमने वैल्यूज को निकालना भी सीख लिया प्रतिस्थापन विधि से, और कैसे चेक करना है वो भी सीख लिया। तो इसमें इतना ही था, प्रतिस्थापन विधि में इतना ही था। बाकी इसके जो अगले सवाल है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अभी किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास को, हाँ बोलो बोलो। मैम जो आपने 3/6 किया है उसमें प्लस का 6x आएगा ना? कहाँ पर? मैम आपने 3/6 किया है और -6x लिखा है, वहाँ प्लस का 6x आएगा। अच्छा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा, तो ऐसे करते करते फिर ये भी प्लस। अच्छा, मतलब यहाँ पे इसकी बहुत जल्दी बता दिया है, उस वक्त बता देते मैम बोलो थे आपके पास, चुप हो जाओ भी। तो लिख लेते, कुछ तो कर लेते। चुप हो जाओ तो मैं नहीं कहा होगा भाई, मैंने कहा था कुछ कह रहे हो तो खुल के कहो, ऐसे बोलना करने के बाद क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अच्छा, मैंने पूरा ही मिटा दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से चेंज करना है ना। तो ये आ जाएगा 4x का 4x माइनस का 7 21 जमा का 6x जमा 1 बराबर में 0। अब इसको यहीं से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 10x, और ये आ जाएगा माइनस का 20, और x बराबर है 2, ठीक है। तो x अगर हमारे पास 2 आ चुका है तो फिर y की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 7 माइनस 4 3। मैंने प्लस के 1 को नहीं लिया। एक मिनट, उसको तो हमने सॉल्व कर दिया ना। देखो, 21 में से 1 गया तो 20 आ गया, माइनस का 20 आ गया, 6 में 4 जोड़ा तो 10 आ गया, 10x आ गया, ठीक है। मैंने बिल्कुल फटाफट कर लिया, मतलब एक ही स्टेप में कर लिया। 6 में 4 जोड़ा 10, और 21 में से 1 गया तो 20। माइनस का निशान इसलिए क्योंकि 21 जो है वो माइनस का है, बड़ा है, 21 के पास माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। अभी ठीक है, बताओ। तो यहाँ से हमें पता लगा x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 3। मैम ठीक है, ठीक है, चेक भी कर लेते हैं एक बार, चेक भी कर लेते हैं। तो 2x की वैल्यू 2 है, y की जगह पे 3 लिखने को कह रहे, 3 लिख दिया। 7 है तो 2 दूनी 4 जमा का 3 बराबर है 7, तो ये भी आ गया 7 बराबर में 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल
ठीक है। हाँ, तो ऐसी गलतियां हो जाती तो बता दिया करो। चलो ठीक है, अभी आपने बता दिया था तो अभी हमने इसको ठीक भी कर लिया है। और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो बिल्कुल सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, फिर इसके पोल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी भी इसमें इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो, डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।